साथियों नमस्कार। आज हम लोग देख रहे हैं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के अंतर्गत पुस्तकालय सांख्यिकी को। पुस्तकालय सांख्यिकी आखिर है क्या? जब हम लोग सांख्यिकी की बात करते हैं तो हम लोग को ये समझ में आता है कि बात स्टैटिस्टिक की हो रही है, बात गणितीय प्रक्रिया की हो रही है, बात मीन मीडियन मोड की हो रही है, बात स्टैंडर्ड डिविएशन की हो रही है। तो इन सभी तथ्यों को जब हम देखेंगे तो क्या लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय में क्या इसकी कोई भूमिका है, या पुस्तकालय विज्ञान के अंतर्गत इस विषय को ऐसे ही रखा गया है? तो मैं आपको बता दूं, कोई भी विषय का कोई भी भाग बिना उपयोग के नहीं होता। तो पुस्तकालय सांख्यिकी खास करके जब हम लोग रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट पर पिछले क्लास में मैंने रिपोर्टिंग देखा है, जब हम रिपोर्टिंग तैयार करते हैं तो उसमें पुस्तकालय सांख्यिकी हमें देखने के लिए मिलता है। पुस्तकालय सांख्यिकी ऐसी चीज है जिसमें हम पाठकों का विवरण रखते हैं, यानी कि यूजर्स जो लाइब्रेरी में पढ़ने आते हैं। पुस्तकालय सांख्यिकी एक ऐसी चीज है जिसमें किताबों के बारे में होता है, उसके ऑथर के बारे में होता है, कितनी किताबें हैं, किस विषय की कितनी किताबें हैं, किस डिपार्टमेंट की कितनी किताबें हैं, लिटरेचर कितने हैं, न्यूज़पेपर कितने हैं और कौन कौन से हैं, कब कब आए हैं, कितने पाठक ने कितने किताबों का यूज किया और कितने किताबों की जरूरत है। उसके अलावा आपके यहाँ लाइब्रेरी में कितने फर्नीचर्स हैं, जिसमें आपके पास अलमीरे कितने हैं, आपके पास अलमीरे के अलावा चेयर कितने हैं, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट क्या है। इसके अलावा आज के डिजिटल लाइब्रेरी के संदर्भ में बात करें तो आप ये भी देखते हैं कि जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसके कंप्यूटर कितने हैं, कितने आवर उस पर काम होते हैं, कितने लर्नर उस पर बैठते हैं और देखते हैं। तो इस सब का रिपोर्ट जब सांख्यिकी के रूप में तैयार किया जाता है, और खास करके जब रिपोर्ट तैयार किया जाएगा तो आप सीधी सी बात है, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि आप इस रिपोर्ट को अपने हायर अथॉरिटी यानी कि उसके जो उच्च अधिकारी होते हैं या प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनको एक लाइब्रेरियन, एक पुस्तकालय अध्यक्ष जो उप पुस्तकालय का प्रमुख है वो भेजता है। उसे दो बातें फायदे होते हैं, एक कि आपको आपने लाइब्रेरी में कितनी उपलब्धियां हासिल की इसको पता चलता है, और दूसरी बात है कि लाइब्रेरी में और कौन कौन से जो रिक्वायरमेंट है वो चाहिए या रिक्रूटमेंट है वो चाहिए, इसकी सूचना आप हायर अथॉरिटी को देते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी लाइब्रेरी जो है वो अपडेट रहती है, यानी कि अद्यतन होता है। उस लाइब्रेरी में जो सामग्री होती है वो पाठकों के लिए या यूजर के लिए कम नहीं पड़ता, और लाइब्रेरी में धीरे धीरे पाठक बढ़ते जाते हैं और लाइब्रेरी का कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी मिलता है। या इसके अलावा जो बहुत सारी पुस्तकें हैं, जो नई किताबें मार्केट में आई हैं या नए ऑथर ने लिखे हैं, वो आपके लाइब्रेरी में भी अवेलेबल हो, पुस्तकालय में भी अवेलेबल हो। इसके लिए आप ऐसा रिपोर्टिंग करते हैं तो रिपोर्टिंग करने से उच्च अधिकारी आपके लाइब्रेरी की विकास की ओर विशेष रूप से अच्छा ध्यान देते हैं और उससे लाइब्रेरी का विकास होता है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं लाइब्रेरी में प्रतिवेदन सॉरी लाइब्रेरी सांख्यिकी के संदर्भ में। जैसे मैंने अभी बताया, तो हम लोग अगर लाइब्रेरी सांख्यिकी की बात करते हैं, पुस्तकालय सांख्यिकी, इसे हम लोग लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, इसी को लाइब्रेरी सांख्यिकी कहते हैं। तो ये जो लाइब्रेरी सांख्यिकी है जिसके बारे में मैंने अभी भूमिका आप लोग को बताया, इसमें हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। आज के संदर्भ में बात करें तो आज आधुनिक युग में आंकड़ों का युग है। इसका प्रयोग हम लोग विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं, या व्यवसाय हो, या शोध हो, या आपका सरकारी गैर सरकारी संस्थान हो, सभी में सांख्यिकी या आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। आंकड़ों मतलब यहाँ डाटा से है और सांख्यिकी उसके मैथमेटिकल प्रोसेस से है। खास करके अभी के संदर्भ में शोध में स्टेटिस्टिक्स का प्रयोग बहुत बेहतर तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है। इसके लिए क्योंकि स्टेटिस्टिकल प्रोसेस में सोशल साइंस के स्टूडेंट को काम करने में दिक्कत होती थी रिसर्च में, तो उनके लिए एक सॉफ्टवेयर लाया गया जिसको बोलते हैं SPSS। इसको बोलते हैं स्टेटिस्टिकल
पैकेज फॉर सोशल साइंस, SPSS। अभी सोशल साइंस के जितने रिसर्च हो रहे हैं उसमें अगर डाटा संबंधी काम करने हैं तो उसमें SPSS का प्रयोग किया जाता है। उससे क्या होता है कि आपके पास आपने आंकड़े कलेक्ट किए हैं, आंकड़े कलेक्ट करने के बाद आप उसके सॉफ्टवेयर में जा करके निश्चित स्थान पर आंकड़ों को इनपुट कर देते हैं, डाल देते हैं और इसके बाद प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग के बाद आपके पास आंकड़े के स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट बन करके आ जाते हैं। यहां तक कि उसके अलावा SPSS जो है वो आपको बार ग्राफ, डायग्राम सब कुछ बना के दे देता है। तो ये आसान होता है करने के लिए और यह काफी जिनमिन वर्क है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जब, ये कोई नई बात नहीं है, स्टेटिस्टिकल प्रयोग पहले जो किए जाते थे तो काफी कठिन होता था करने के लिए, या स्पेशल स्टेटिस्टिकल प्रोसेस के लिए किसी व्यक्ति को हायर करना पड़ता था जो मैथमेटिक्स का में ठीक ठाक था, जो डाटा एनालिसिस पे ठीक ठाक काम कर पाता था और वो रिपोर्ट निकाल करके देता था, तो काफी खर्चीला हो जाता था। लेकिन SPSS प्रोसेस आने से रिसर्च में काफी मदद मिला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि स्टेटिस्टिकल प्रोसेस जो आज आप देख रहे हैं, ये प्रोसेस ऐसे ही नहीं चलता, बल्कि इस प्रोसेस के लिए आपको वो आंकड़े एकत्रित करने होते हैं, इन आंकड़ों को उसमें से प्रोसेसिंग करने होते हैं। और ये जो प्रक्रिया है स्टेटिस्टिक्स की, यह लाइब्रेरी साइंस में भी देखने के लिए मिलता है। तो सांख्यिकी का अर्थ रेखा चित्र हो, आप कह सकते हैं कि रेखा चित्र होता है जिसके आधार पर संस्था या विभाग के उन्नति अथवा अवनति को आंका जाता है। यह विकास का दर्पण है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके सहारे आने वाले वर्ष में संस्था या विभाग को रूपरेखा इसी के आधार पर तैयार की जाती है। सांख्यिकी का सर्वाधिक कार्य शोध कार्य के क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि रिसर्च के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पड़ता है। अभी के संदर्भ में धड़ल्ले से इसका प्रयोग किया जा रहा है रिसर्च में, शोध कार्य में। इसकी व्याख्या के आधार पर किसी शोध का परिणाम निकाला जा सकता है। सांख्यिकी की महत्ता को देखते हुए इसकी एक सामान्य परिभाषा जो निकल करके आई है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सांख्यिकी एक विज्ञान और कला है। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स एक विज्ञान व कला है, यानी कि यह साइंस भी है और सोशल साइंस भी। जो सामाजिक आर्थिक प्रकृति व प्रकृति व अन्य समस्याओं से संबंधित आंकड़ों के संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, संबंध स्थापन, और पूर्वानुमान से संबंध रखती है। संबंध रखती है।
ताकि निर्धारित उद्देश्य की पूर्ति हो सके। पूर्ति हो सके, इस परिभाषा को अगर हम लोग ठीक से समझ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि सांख्यिकी आखिर है क्या। सांख्यिकी क्या है? एक विज्ञान और कला है, दोनों है। जैसे जब आप सांख्यिकी के नेचर के बारे में पढ़ेंगे, इसके स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, आपको यह पढ़ाया जाएगा कि सांख्यिकी के स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। तो वहां पे आपको आएगा कि पहला आता है कि सांख्यिकी एक कला है। इसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। दूसरा आएगा सांख्यिकी एक विज्ञान है। फिर आएगा सांख्यिकी विज्ञान एवं कला दोनों है। जब नेचर पढ़ेंगे तो इस प्रकार के सांख्यिकी आपको नेचर दिखाई देंगे। तो प्रमाणित इसमें किया जाएगा कि सांख्यिकी एक कला है, क्योंकि सांख्यिकी प्रयोगशाला में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग सामाजिक प्रदत्त और डाटा पर निर्भर करता है, इसीलिए ये कला है, क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान का एक भाग है। दूसरा कहा जाता है कि सांख्यिकी विज्ञान है। विज्ञान किसे कहते हैं? जब किसी विषय को क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाए और उसका प्रयोग हमेशा उसके परिणाम एक जैसे ही एक प्रोसेस में आए तो उसे विज्ञान कहते हैं। आप विज्ञान में देखेंगे, लेबोरेटरी में जाने के बाद जो वैज्ञानिक होते हैं या शोधकर्ता होते हैं या जो प्रयोगकर्ता होते हैं, वो उस प्रोसेस को वैसे ही करेंगे तो परिणाम वही का वही आएगा। सांख्यिकी में भी यही बात आती है कि परिणाम एक जैसे ही आते हैं। आप अगर स्टैटिस्टिक्स, जैसे मैंने आपको एसपीएसएस की बात बताया आज, तो एसपीएसएस में क्या है, उसमें आप जब सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे तो उपयोग करने के बाद जो प्रोसेसिंग करेंगे सेम रिजल्ट आएगा, पॉइंट में भी फर्क नहीं आएगा दोनों के रिजल्ट में, क्योंकि डाटा सेम है। तो उस तरीके से विज्ञान है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि सांख्यिकी विज्ञान एवं कला दोनों है। तो यहां पे जो कहा गया है कि सांख्यिकी एक विज्ञान व कला है जो सामाजिक आर्थिक प्रकृति, जो प्रकृति है समाज और उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में, उसके अलावा अन्य समस्याओं से संबंधित जो सामाजिक समस्याएं हैं उससे संबंधित आंकड़ों के संग्रहण करने, यानी कि एकत्रित करने, अर्जित करने, वर्गीकरण करने, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं आप आंकड़ों के माध्यम से, मेल फीमेल के आधार पर, रूरल अर्बन के आधार पर, क्वालिफिकेशन का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर आप कर सकते हैं। उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं कहीं भी। सांख्यिकी एक ऐसा है जिसको ग्राफ के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं, बार के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं, और बहुत सारे हैं लाइंस के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब है इसके अलावा की संबंध स्थापन। जैसे अगर मैं एक शोध टॉपिक की बात करूं, छात्र के शैक्षिक उपलब्धि पर उसके शैक्षिक वातावरण का प्रभाव, तो आप ये देखेंगे कि क्या शैक्षिक वातावरण का जो प्रभाव हम लोग देख रहे हैं शैक्षिक उपलब्धि पे, तो क्या संबंध स्थापन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये देखेंगे। तो इसके अलावा आप इसके आधार पर पूर्वानुमान से संबंध रखते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा भविष्य में, ऐसा आप पूर्वानुमान लगा लेते हैं, जिसको हम लोग रिसर्च के टर्मिनोलॉजी में पूर्वानुमान को आप हाइपोथेसिस बोल सकते हैं। टेंटेटिव आप आइडिया आपके पास आ रहा है कि हाइपोथेसिस, इसी को हम लोग बोलते हैं परिकल्पना, इसी को। तो यहां पे हम लोग सांख्यिकी के संदर्भ में देख रहे हैं, तो यहां हम परिकल्पना के रूप में इसे देख रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि निर्धारित उद्देश्य जो आपके हैं उसकी पूर्ति की जा सके। जैसे आपने शोध में देखा, आपने परिकल्पना में रखा कि ग्रामीण स्तर के छात्र छात्राओं के शैक्षिक उपलब्धि पर कोई प्रभाव, या ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के
छात्रों के शैक्षिक उपलब्धि पर उनके शैक्षिक वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता होगा। आपने शून्य हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना आपने लिया, नल हाइपोथेसिस। तो इस आधार पे आप क्या बता रहे हैं, एक उद्देश्य का निर्धारण, जो आपका उद्देश्य था उसकी पूर्ति आप करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो सांख्यिकी जो है वह शोध एवं डाटा कलेक्शन एनालिसिस के संदर्भ में आवश्यक है। सोशल साइंस के लिए खास करके स्टेटिस्टिक शोध में आवश्यक है, जहां पे आप डाटा की बात कर रहे हैं, जहां पे आप डाटा एनालिसिस करने के लिए सोच रहे हैं, उसमें सांख्यिकी की जरूरत पड़ेगी ही। अब हम लोग देखते हैं उद्देश्य। हम लोग देख रहे हैं लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स के उद्देश्य। या यहां कह सकते हैं आप उपयोग। आप कहां इसका उपयोग करेंगे? तो देखिए, सांख्यिकी मानवीय क्षेत्रों में योजना तैयार करने, उसका कार्यान्वयन करने में एक आवश्यक तंत्र मानी जाती है। जैसे मैंने पैकेज का नाम भी बताया था, एसपीएस। पुस्तकालयाध्यक्ष यानी कि जो लाइब्रेरियन है, वो पुस्तकालय को समुचित रूप से संचालन के लिए सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि सांख्यिकी का प्रयोग कहां कहां एक लाइब्रेरियन यानी कि पुस्तकालयाध्यक्ष करते हैं। पहला प्रयोग वो करते हैं वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने में, एनुअल रिपोर्ट। अगर आप इस एनुअल रिपोर्ट के बारे में नहीं जान रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि इससे पहले का जो क्लास वीडियो है, जिसमें मैंने लाइब्रेरी प्रतिवेदन या लाइब्रेरी रिपोर्ट के नाम से बनाया है, उसको देख लेंगे तो लगभग आधे घंटे का वीडियो है। आपको पूरा प्रतिवेदन समझ में आ जाएगा, आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसका कहाँ उपयोग है, इसको आप समझ जाएंगे। तो एनुअल रिपोर्ट और रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, इसकी भी चर्चा उसमें की गई है, तो आपको वहां पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला एनुअल रिपोर्ट यानी कि वार्षिक प्रतिवेदन। वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए दूसरा दूसरा है विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता आंकने के लिए। विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता आंकने के लिए, अगर आप कार्यक्षमता आंकना चाहते हैं विभिन्न विभाग का, तो आपको जरूरत पड़ेगी सांख्यिकी की, पुस्तकालय सांख्यिकी की। तीसरा, नए विभाग का गठन तथा उसकी सेवा का मूल्यांकन के लिए। गठन तथा उसके सेवा यानी कि सर्विसेज का मूल्यांकन के लिए। चौथा, पुस्तकालय की राशि तथा जो भी राशि पुस्तकालय में आते हैं, जिस मत से भी आते हो, तथा कर्मचारियों पर लाभ की राशि।
लाभ की राशि के आवंटन की बढ़ोतरी आवंटन की बढ़ोतरी हेतु। पांचवा, पुस्तकालय प्रबंधकों के समक्ष पुस्तकालय की उपलब्धि प्रस्तुत करने हेतु। समक्ष पुस्तकालय की उपलब्धि प्रस्तुत करने के लिए। उपलब्धि प्रस्तुत करने के लिए। इसका उपयोग इतना है, एनुअल रिपोर्ट वार्षिक प्रतिवेदन लाइब्रेरियन को अगर तैयार करना है, अपने प्रबंधक को भेजने हैं, जो लाइब्रेरी के प्रबंधक हैं, इसमें काम आएगा। अब विभिन्न विभाग, आपके पास एक लाइब्रेरी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, उसके बहुत सारे यूजर्स हैं, उसके टीचर्स हैं, उसके किताबें हैं उससे संबंधित। तो उन आंकड़ों को आपको अगर प्रदर्शित करना है तो आपको सांख्यिकी की जरूरत पड़ेगी। नए विभाग का गठन किया गया है या पुराने विभाग का सेवा का मूल्यांकन आप कर रहे हैं कि लाइब्रेरी में कौन कौन से विभाग के कितने लोग आ रहे हैं, कितने यूजर्स हैं, कितने हमारे पास टेक्नोलॉजी के मेरे पास कंप्यूटर कितने हैं, मेरे पास ई बुक कितने हैं, मेरे पास बुक्स कितने हैं, जर्नल कितने हैं, न्यूज़पेपर कितने हैं, इंसाइक्लोपीडिया कितने हैं। इन सब को जानने बताने के लिए आपको जरूरी होगा उसका यूज कितना हो रहा है, किसका प्रयोग ज्यादा हो रहा है। तो इसको बताने के लिए आपको एक ग्राफ में जाना पड़ेगा और इसके लिए जरूरत पड़ेगी सांख्यिकी की। फिर है पुस्तकालय की राशि, कितना पुस्तकालय में राशि, राशि कहां कहां से आता है। राशि आता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसे देती है, इसके अलावा कुछ डोनेशंस आते हैं, इसके अलावा लाइब्रेरी में जो यूजर्स हैं उनके जो पंजीयन है या उनके जो फाइन है, शुल्क है जो लगाए गए हैं उन पे, उससे कुछ आते हैं। इसके अलावा आप इसके माध्यम से आपके जो हायर अथॉरिटी हैं, जो प्रबंधक हैं, उनको आप पुस्तकालय के बारे में क्या साल भर में किया गया या 6 महीने में या जो भी उपलब्धि आप बताना चाहते हो, जो रिपोर्टिंग आप करना चाहते हो, उसके आधार को प्रस्तुत करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा पुस्तकालय सांख्यिकी की। अब हम लोग देखिए पुस्तकालय सांख्यिकी जो है वह कभी भी अनावश्यक नहीं है। वो उसका प्रयोग करने से आपकी जो रिपोर्टिंग होगी वो शानदार हो जाएगी। आप इसको बेहतर तरीके से एक अच्छे पैराग्राफ के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और एक जो आपके प्रबंधक हैं वो कम समय में आपके रिपोर्ट को ठीक से समझ सकते हैं। आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी जो सांख्यिकी प्रोसेस है वो इतनी शानदार होगी कि आप उसे जब प्रस्तुत करेंगे तो वो बेहतर रिपोर्ट वहां पे जाएगा। अब लोग देखते हैं उपयोगिता और महत्व के बारे में। इसे क्या महत्व है पुस्तकालय सांख्यिकी के। तो पहला है यह पुस्तकालय अधिकारियों एवं उनके कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का दर्पण है। यह पुस्तकालय अधिकारियों या प्रबंधकों कह सकते हैं, प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मध्य दी जाने वाली सेवाओं का दर्पण है।
दी जाने वाली सेवाओं का दर्पण है। जैसे मैं पिछले क्लास में बताया था कि जब इसको हायरार्की देखते हैं हम लोग रिपोर्टिंग की, तो उसमें दो चीजें आती है। मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता दूं, आप देख लेंगे। जैसे ए हायर अथॉरिटी है, बी वर्कर है, यहां से इंस्ट्रक्शन यहां आता है, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन, और यहां से रिपोर्टिंग ऊपर की ओर जाता है। ए जो है रिपोर्ट करते हैं अपने हायर अथॉरिटी को। तो जब रिपोर्ट तैयार करते हैं और सांख्यिकी के रूप में तैयार करेंगे रिपोर्ट, तो एक दर्पण होगा जो आपका हायर अथॉरिटी होगा, वो कम समय में बेहतर तरीके से उसे समझ पाएगा। इसको और बेहतर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरा जो पूरा इससे पहले का वीडियो है उसे आप देख लेंगे, तो आपको पुस्तकालय प्रतिवेदन समझ में आ जाएगा। इसके अलावा है वर्ष भर के कार्यों का मूल्यांकन करने। वर्ष भर के कार्यों का मूल्यांकन आप इसे कर पाते हैं। तीसरा, पुस्तकालय के उन्नति तथा अवनति का द्योतक है। पुस्तकालय के उन्नति तथा अवनति का द्योतक है। ये बताता है कि पुस्तकालय का प्रोग्रेस है या उसकी डिक्रीज हुआ है, उसके फैसिलिटीज में, या पुस्तकालय विकास कर रहा है या नीचे की ओर जा रहा है, इसी से पता चल जाता है। चौथा है, सांख्यिकी के प्रयोग से ही पुस्तकालय के विस्तार सांख्यिकी के प्रयोग से ही पुस्तकालय का विस्तार तथा दीर्घकालीन योजना बनाई जाती है। दीर्घकालीन योजना बनाई जाती है। सांख्यिकी का प्रयोग होगा तो इससे समझ में आएगा कि आपकी रिपोर्टिंग क्या है, किस ओर जा रहा है, क्या जरूरत है, तो उसका विस्तार किया जाएगा और इसके आधार पर योजना बनाई जाएगी कि बेहतर क्या हुआ, कैसे किया जाएगा। पांचवा, सांख्यिकी की सहायता से पुस्तकालय के संग्रह संग्रह या अर्जन भी बोल सकते हैं, तथा उसके पाठकों का पता चलता है। पाठकों यानी कि यूजर्स, पाठकों का पता चलता है। छठा, वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने में सांख्यिकी बेहतर आधार है। वार्षिक प्रतिवेदन यानी कि एनुअल रिपोर्ट
तैयार करने में सांख्यिकी बेहतर आधार है। बेहतर आधार है, इससे बेहतर आधार कुछ नहीं हो सकता। सांख्यिकी से बेहतर यह पुस्तकालय के कार्यों को सरल बनाती है। जो पुस्तकालय के कार्य हैं उसे आसान बनाती है। आसान बनाती है। सांख्यिकी पुस्तकालय में काफी उपयोगी है, काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग देखेंगे सांख्यिकी के प्रकार। मैं थोड़ा देख लूं वीडियो कहीं ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा। ठीक है, चलेगा। हम लोग देख रहे हैं सांख्यिकी के प्रकार। कौन कौन से प्रकार है सांख्यिकी के? पहला आएगा तकनीकी विभाग, दूसरा सेवारत कार्यरत विभाग, सेवारत विभाग बोल सकते हैं, वही कार्यरत हो गया। तीसरा आय व्यय की सांख्यिकी। अब हम लोग इस तीनों को समझते हैं। पहला होगा तकनीकी विभाग। विभाग के बारे में अगर आपको अध्ययन करना हो तो हमने 1 महीना पहले वीडियो बनाया है, उस वीडियो में जाकर देखेंगे। उसमें आपको पुस्तकालय के विभाग मिलेंगे और उसमें हमें लगता है कि 14 विभाग है, डिवीजन, तो विभाग प्रभाग, तो उसको जाकर के वहां पे देख लेंगे। हम केवल सांख्यिकी के दृष्टिकोण से 3 की बात कर रहे हैं, 3 विभाग की बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग के लिए। जो तकनीकी विभाग की बात करते हैं तो तकनीकी विभाग को भी कई भागों में बांटा जा सकता है। और इसमें पहला आएगा ABCD कर देते हैं, मुझे भी लिखने में आसान होगा। ए अधिग्रहण विभाग, पहला आएगा अधिग्रहण विभाग, जिसे आप एक्विजिशन सेक्शन बोलते हैं। एक्विजिशन सेक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब किताबें हमारे यहां आती हैं लाइब्रेरी में, तो उसका पता हमें चलता है कि किताबें कहां से आई, किस माध्यम से आई। तो इसमें हमारा एक एक्विजिशन रजिस्टर होता है, उसमें हम लोग इसको शामिल करते हैं। तो एक फोन है, मैं अटेंड कर लूं। तो पहला है अधिग्रहण विभाग, जिसको एक्विजिशन सेक्शन बोलते हैं। लाइब्रेरी में एक रजिस्टर भी होता है
और उसमें आप जब सबसे पहले जब आपके लाइब्रेरी में किताबें आती हैं, तो किताबें आने के बाद सबसे पहले आप उसी रजिस्टर में इसका डिटेल, किताब का डिटेल दर्ज करते हैं। उसमें आप क्या करते हैं, किताब का एक पहले क्रम संख्या, किताब की एक आईडी जनरेट करते हैं, वो नंबर डालते हैं, फिर किताब का नाम, उसके राइटर का नाम, फिर कौन सा उसका एडिशन है वो, इसके बाद किस पब्लिकेशन से आया है वो, कितनी संख्या में आया है वो, उसकी एमआरपी क्या है, ये सब चीजें आप उसमें दर्ज करते हैं। तो अधिग्रहण विभाग जो होता है वो किताब आने के बाद उन किताबों को रिकॉर्ड में मेंटेन करने का प्रयास करता है एक रजिस्टर में, और इसके अलावा कंप्यूटर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्विजिशन सेक्शन। तो उसमें आपको क्या किया जाता है कि जो विभिन्न स्रोत से जो किताबें आई है उसका जिक्र भी करना होता है। जरूरी नहीं है कि किताबें खरीद करके ही आए, किताबें कई माध्यमों से आती हैं, अर्जित की जाती हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि साधारण में जो पुस्तकालय में किताबें आती हैं वो 3 माध्यमों से आती हैं। एक आता है खरीद करके, खरीद द्वारा खरीदा जाता है। ख, कुछ लोग किताबें उपहार स्वरूप दे देते हैं, उपहार या दान द्वारा। तीसरा, जो किताबें आती हैं वो आती है एक्सचेंज, मतलब मैं आपको कुछ किताबें दे रहा हूं, आप मुझे कुछ किताबें दे दीजिए, आदान प्रदान द्वारा। ये 3 माध्यमों से किताबें आती हैं और एक्विजिशन रजिस्टर में या एक्विजिशन सेक्शन का काम है कि इनको इस प्रकार से डिटेल को तैयार करें। तो किस माध्यम से कितनी पुस्तक प्राप्त किया गया, इसके आंकड़े बनाना आवश्यक हो जाता है कि किस माध्यम से खरीद करके कितनी किताबें आई, इसका आंकड़ा आपके पास होना चाहिए। उपहार के माध्यम से कितनी किताबें आई या दान के द्वारा कितनी किताबें आई, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका आंकड़ा आपके पास होना चाहिए। और आदान प्रदान एक्सचेंज कितनी किताबें हो उसका आंकड़ा आपके पास होना चाहिए। तो जब आप ऐसे आंकड़ों को एकत्रित करेंगे और उसे जब आप सांख्यिकी रूप में लेके जाएं, जब उसे आप डाटा के रूप में काम करना चाहेंगे, वो सांख्यिकी की जरूरत आपको पड़ेगी। दूसरा है बी, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन। आप क्या करते हैं कि पुस्तकालय में जो आपको पाठ्य सामग्री जो आपको प्राप्त होते हैं उससे प्रतिदिन कितनी पुस्तकों का वर्गीकरण किया गया, किस कार्यकर्ता या पाठक ने उसको यूज किया, किसने दान किया या कितनी किताबें हैं अपने पास, उसको वर्गीकृत करते हैं। किस विषय की कितनी किताबें हैं उसको आप वर्गीकृत करते हैं। और इस प्रकार से आप किस लेखक की कितने किताब है इसको भी आप वर्गीकृत करते हैं। तो आप उसके अनुसार वर्गीकरण करते हैं। तीसरा आप करते हैं कैटलॉगिंग, जिसको आप बोलते हैं सूचीकरण। सूचीकरण, कैटलॉगिंग। आप जो है किताबों का डिपार्टमेंट वाइज कैटलॉग तैयार करते हैं या पेपर वाइज कैटलॉग तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास बीएड की किताबें लाइब्रेरी में है, तो उसमें एक किताब है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। तो चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप की जो किताबें हैं वो कितनी हैं, किस राइटर के कितने हैं, किस पब्लिकेशन से कितने हैं, ये सब का डाटा आप तैयार करते हैं, उसकी कैटलॉगिंग करते हैं। इसके अलावा फिर दूसरे में आते हैं, फिर दूसरे राइटर पब्लिकेशन, ऐसा आप करते हैं दूसरे विषय की। ऐसे ऐसे करके आप ये भी करते हैं न्यूज़पेपर कब आया, किस पेपर का आया, कितना आया, ये सभी का आप जिक्र करते हैं। रिसर्च आर्टिकल कितने आए, जैसे रिसर्च पेपर कितने आए, रिसर्च बुक, उसको आप करते हैं। फिर आपका आता है पत्रिका विभाग होता है। पत्रिका विभाग, हाँ, जिसको हम लोग पीरियोडिकल सेक्शन बोलते हैं। तो पुस्तकालय में पत्रिका भी 3 तरह से प्राप्त की जाती है, जैसे हमारे किताबें प्राप्त की जाती हैं, खरीद द्वारा, उपहार या दान द्वारा और आदान प्रदान द्वारा। लेकिन पत्रिका की खासियत होती है कि ये पत्रिकाएं बार बार प्रकाशित होती हैं, तो वो पत्रिकाएं या मासिक होंगी यानी कि मंथली, या अर्धवार्षिक
मासिक, या आप उसको मासिक के बाद हम लोग लिखेंगे त्रिमासिक, जो क्वार्टरली बोलते हैं, त्रिमासिक, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक, इसके अलावा वार्षिक। इतने प्रकार के आपके पास आपके पास पत्रिकाएं आती हैं, तो उसका डिटेल भी आपके पास होना चाहिए। मासिक पत्रिकाएं कितनी हैं, किस विषय से संबंधित हैं, कितनी संख्या में हैं। त्रिमासिक वाले भी, अर्धवार्षिक भी, वार्षिक भी, ये भी कर सकते हैं। इस विषय से संबंधित जो पत्रिकाएं हैं, वो पत्रिकाएं मासिक कितनी है, त्रिमासिक कितनी है, अर्धवार्षिक और वार्षिक कितने हैं, ये सब आपको करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो ये आप तब दिखा पाएंगे, इनके आय व्यय का ब्यौरा तैयार करेंगे तो तब दिखा पाएंगे जब आपके पास किताबें जो है, या ये जो है आप डाटा इसका जो है वो एक जगह पे ठीक से रखेंगे। इसके अलावा आपके पास अब देखेंगे सेवारत विभाग से संबंधित, सेवारत विभाग या कर्मचारी विभाग जिसको बोलते हैं, तो इसमें क्या होते हैं? सेवारत कर्मचारी, सेवारत कार्यरत, कार्यरत संबंधी मतलब उसमें जो काम किए जाते हैं लाइब्रेरी में, उससे संबंधित बात हो रही है। इसमें जो हम लोग सेक्शन बांटते हैं, वो बांटते हैं, पहला होता है, पहले इसको समझ ले कि होता क्या है तो आगे चलेंगे। सेवा कार्यरत वे विभाग हैं जिसका सीधा संपर्क पाठक से होता है, यानी कि यूजर से होता है, जो पढ़ने आते हैं उनसे होता है। इस विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य में कमी या वृद्धि का सीधा प्रभाव पाठकों पर पड़ता है। आप अगर विभाग में जो काम किए जा रहे हैं वो उसमें अगर कुछ कमी आ रही है तो पाठक कम होंगे, और आप सेवाएं ठीक ठाक दे रहे हैं तो आपका जो है वो पाठक बढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत भी कुछ विभाग आते हैं, जिसमें ए होगा परिसंचालन विभाग, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन सेक्शन, बुक को सर्कुलेट करना। सर्कुलेशन सेक्शन इसे बोलते हैं। किताबें जब आपके पास हैं तो उससे संबंधित आप करते हैं। आप लाइब्रेरी में क्या करते हैं, परिसंचालन विभाग क्या करता है, सर्कुलेशन सेक्शन, कि ये देखता है कि हमारे पास सदस्य कितने हैं, पुस्तकों के उसके तुलना में आगमन निर्गम, पुस्तक आदान प्रदान कितना है, पुस्तकों की जो आरक्षित सूची है वो कितनी है, और विलंब दंड जो आपको लेट फाइन वगैरह जो लिए हैं उससे संबंधित सूचनाएं आप इसमें शामिल करते हैं परिसंचालन विभाग में। इसके अलावा होता है संदर्भ सेवा एवं प्रलेखन विभाग। सेवा एवं प्रलेखन विभाग, इसके अंतर्गत जैसे रेफरेंस सर्विसेज एंड डॉक्यूमेंट सेक्शन इसको बोलते हैं। तो संदर्भ विभाग पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण विभाग होता है, जो पाठकों और जो शोधकर्ता द्वारा किए गए पूछताछ का उत्तर या वांछनीय सूचनाएं प्रदान करती है। जो प्रश्न पूछेंगे उसके आप सूचनाएं देते हैं। अतः इस विभाग द्वारा प्रस्तुत सांख्यिकी की महत्ता अलग अलग होती है, क्योंकि इंक्वायरी किसके बारे में कितने आ रहे हैं, रेफरेंसेस समझ इंक्वायरी कितने आ रहे हैं, ये भी जानकारी रखना लाइब्रेरी को जरूरी है, क्योंकि रेफरेंसेस और डॉक्यूमेंट दोनों लाइब्रेरी का अहम हिस्सा है। तो इसके लिए सांख्यिकी एक के रूप में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, और जिसको प्रस्तुत करते हैं
तो इसको हम लोग दो भागों में इसको भी देखते हैं, क और ख में। उसमें पहला होता है परामर्श की गई पुस्तकों की संख्या, अपने पुस्तक के बारे में कैसे सलाह दिए, कितने को सलाह दिए। इसके बाद संदर्भ संथालों की संख्या, आपके पास संदर्भ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कितने हैं, इसकी बात की जाती है। इसके अलावा होता है प्रलेखन विभाग, डॉक्यूमेंट सेक्शन। तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, आप इसको कर सकते हैं। प्रलेखन विभाग, डॉक्यूमेंट सेक्शन। तो प्रलेखन विभाग, डॉक्यूमेंट सेक्शन की अगर लोग बात करें तो इसका मतलब होता है कि छींक आ रहा था। पुस्तकालय में शोधकर्ता को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रकार की सेवा प्रदान की जाती है। तो किस प्रकार की सेवा और कितने पाठकों को दी गई, इसका सांख्यिकी रखना हमें जरूरी होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आय व्यय सांख्यिकी। आय व्यय सांख्यिकी। आय व्यय क्या है, मतलब आपके पास कितने इनकम हुए, कितने एक्सपेंडिचर हुए, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं यहां पे। तीसरा आय व्यय सांख्यिकी। तो पुस्तकालय में प्रायः दो प्रकार से अनुदान प्राप्त होते हैं, सरकारी तथा संख्या के माध्यम से। एक सरकारी और गैर सरकारी। तो जो हमारे पास आता है, जो अनुदान है, वह समय समय से आता है कि निश्चित समय से आता है, और एक विशेष समय पे आता है जब आवश्यकता पड़ती है कि इसकी जरूरत है तो प्रबंधक हमें वैसा देते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास दान राशि भी आता है। तो ये सभी राशियों का ख्याल रखना, इस सभी राशियों का कितने पैसे मान लीजिए यूजीसी से आए, कितने पैसे कॉलेज ने अपने निजी फंड से दिए, इसके अलावा कितने पैसे दान से आए, कितने पैसे जो यूजर्स हैं उनके पंजीयन से, कितने पैसे जो यूजर्स हैं उनके अर्थदंड लगाने से, जैसे किताबें को देना था, एक सप्ताह में वापस करना था या 15 दिन में वापस करना था, आपने किताबों को 20 दिन रख लिया, तो उसके एवज में 1 रुपया प्रतिदिन या 2 रुपया प्रतिदिन या 5 रुपया प्रतिदिन कुछ शुल्क लगाए जाते हैं। तो वो भी एक प्रकार का आय है लाइब्रेरी के, पुस्तकालय के लिए। तो इन खर्चों को और ये जो पैसे की आय है उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। अब जैसे अब खर्च की बात करें तो व्यय कहां होता है लाइब्रेरी में, आय तो बता दिया। व्यय होता है जैसे किताबें पुरानी हो गई, या किताबें फट गई, या किताबें किसी प्रकार नष्ट हो गई, या किताबों के पेज कबड़ने लगे, तो आप कुछ किताबों को रिपेयरिंग कराते हैं और उसमें खर्च आते हैं। इसके अलावा आपके व्यय होते हैं नई किताबों को मंगाने में, नई शोध पत्रिकाओं को मंगाने में, ये सभी खर्च होते हैं। तो ये आय व्यय का खर्च लाइब्रेरी को देना होता है। इसके अलावा आपके जो डाटा हैं, जो आप अगर ई पुस्तकालय आपने रखा है, सॉफ्टवेयर रखा है, तो उसमें भी खर्च होते हैं। तो ये आय व्यय का जो खर्च का हिसाब है वो रखना होता है, और उसको आप अगर सांख्यिक के रूप में, डाटा के रूप में देंगे तो सब ठीक ठाक समझ में आता है। तो चलिए आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।